नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 2021 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों ये बात कर रहा है 64 योगिनी टेम्पल की, जो कि सिचुएटेड है नियर मोरेना। मोरेना कहां पर है दोस्तों? मोरेना है मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस सवाल के बारे में बात करने के पहले हम बात करते हैं 64 योगिनी टेम्पल ये क्या होते हैं। दोस्तों अर्ली मिडाइवल इंडिया में इस तरह के 64 योगिनी टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के टेम्पल ऑल ओवर इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जिनमें से कुछ अभी भी मौजूद है, जिनसे हमें पता लगता है उनकी स्टाइल का और उनका कॉन्सेप्ट क्या था। 64 योगिनी टेम्पल ओपन रूफटॉप टेम्पल है, जिसका टिपिकल कंस्ट्रक्शन एक सर्कुलर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर ये जो सर्कुलर कंस्ट्रक्शन है इसमें ये एक छोटा सा और सर्कल होता है, जिसके अंदर छोटे 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 कमरे टाइप होते हैं, 64 कमरे, जिसमें 64 इस तरीके के छोटे 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 कमरे होते हैं, जिसमें कि गॉडेस को, योगिनी गॉडेस जो होती हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी यहाँ पे मूर्तियां होती हैं। और सेंटर में एक छोटा सा और मंदिर होता है, जिसके अंदर शिव होते हैं और यहाँ पे योगिनी होती हैं। जनरली इनको 64 योगिनी टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर 64 चेंबर्स होते हैं। ऐसे टोटल 65 होते हैं, 64 योगिनी के, और एक चेंबर होता है पार्वती जी का, और सेंटर में होते हैं शिवा। दोस्तों 64 योगिनी सिर्फ एक टाइप है। 64 योगिनी में जरूरी नहीं है कि हर बार 64 चेंबर्स ही हो, कई जगह थोड़ा वेरिएशन भी पाया गया है, जहां नंबर ऑफ चेंबर्स ज्यादा भी हैं कम भी हैं, पर इस स्टाइल को 64 योगिनी टेम्पल कहा जाता है। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये बीच वाला, ये पूरा का पूरा एरिया ओपन रूफ एरिया है। ये एरिया ओपन रूफ एरिया है, बस ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये ही सिर्फ इसके ऊपर रूफ है, बाकी ओपन एरिया है, सर्कुलर है। और ये टेम्पल अर्ली मिडाइवल टाइम में इंडिया में कई जगह कंस्ट्रक्ट किए गए थे, और ये उस समय तंत्र जो एक पूजा पद्धति है वो काफी ज्यादा प्रचलित थी। ये उसी का एक सब रूप है, उसका एक सब टाइप है, उसी का एक छोटा रूप है। अब हम सवाल के ऑप्शंस देखते हैं। इट इज द सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापगाता डायनेस्टी। ये जो टेम्पल है दोस्तों, ये 10th 11th सेंचुरी का माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अर्ली मिडाइवल टाइम में इस तरह के 64 योगिनी टाइप के बहुत टेम्पल बने थे, और ये स्टेटमेंट कह रहा है सर्कुलर टेम्पल। हमने देखा सर्कुलर है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये जो डायनेस्टी का नाम है ये आपको नहीं पता हो कुछ लोगों को, पर दोस्तों एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। और इस टाइप का 64 योगिनी टाइप का जो टेम्पल इंडिया में है, उनमें वन ऑफ द वेल नोन और वेल प्रिजर्व्ड टेम्पल है। तो ये सब इस तरह के टाइप में सबसे फेमस टेम्पल है, इसलिए इतनी डिटेल में सवाल पूछा गया। ये सही है। सेकंड ऑप्शन, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बात करी थी कि जब भी यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए तो आपको उस पर डाउट होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में वो स्टेटमेंट गलत होता है, और हमने एग्जाम्पल और जो हमने नॉलेज अभी शेयर करी उससे भी हमने देखा कि इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल। तो ये स्टेटमेंट गलत है और एक्सट्रीम है, तो वैसे भी चांसेस थे कि गलत होना था। थर्ड, इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। अभी हमने देखा कि सेंट्रल में जो यहाँ पे सर्कुलर टेम्पल है, इसमें शिवा है, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान नहीं है, शिवा है, और चारों तरफ जो है वो है योगिनीस और पार्वती जी भी हैं। और हमने ये भी बात करा कि तंत्र का जो एक सब टाइप वहां उस टाइम चल रहा था, तंत्र उपासना का जो दौर चल रहा था, ये उससे रिलेटेड है, वैष्णवा कल्ट से नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अभी तक सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट is its design has given rise to a particular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building। ये कह रहा है कि इसका जो डिजाइन है, जो इस टेम्पल का डिजाइन है जो हमने डिस्कस किया है, वो इस धारणा को बल देता है कि ये इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा है इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है
उसके पीछे प्रेरणा ये मोरेना का 64 योगिनी टेम्पल है। दोस्तों आपको पता है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का है जो 64 योगिनी टेम्पल हमने अभी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। 2012 में पार्लियामेंट्री डिबेट एक समय जब हो रही थी, वहां पर ये डिस्कस किया गया कि 64 योगिनी टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, उस वजह से कभी अगर भूकंप जैसी भी कोई स्थिति आई तो ये उसको झेलने के लिए सक्षम है। पार्लियामेंट्री डिबेट अगर आप देखेंगे, पार्लियामेंट्री आप जाके इसको चेक भी करते सकते हैं साइट पे, तो 2012 की एक डिबेट में भी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बात की गई है कि ये मोरेना का टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर स्टाइल है पार्लियामेंट की बिल्डिंग उससे प्रेरित है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हालांकि ऐसा कहीं है नहीं कि उसी को देखकर बनाया गया, पर यह धारणा है। 1 और 4 सही है, हमने देख लिया। 2 और 3 गलत है, और क्यों है ये भी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों एक तरफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक स्थान दे रखे हैं, और एक जगह दे रखा है वो किस जगह फेमस है, और हमें ये देखना है क्या वो सही पेयर है, क्या उनकी मैचिंग सही हो रही है। दोस्तों सबसे पहले है बुरजाहम। दोस्तों आपको पता है कश्मीर में दो बहुत फेमस साइट्स हैं, बुरजाहम और गुफकराल। बुरजाहम और गुफकराल ये क्यों फेमस है? ये दोनों नियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, और दोनों जगह पिट ड्वेलिंग यानी कि अंदर जमीन के अंदर घर बसे बनाने का एक टाइप मिला है, पिट ड्वेलिंग। और यहाँ पे और भी जैसे कि बोन के जो इक्विपमेंट बने हुए हैं, बोन के औजार बने हुए हैं, वो मिले हुए हैं, और भी उस जमाने में जो डेली बेसिक नीड्स की चीजें हैं। बाद में इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नियोलिथिक टाइम पे ही लोग रह रहे थे, आगे के दौरान भी आगे के दौर में भी लोग यहाँ रह रहे थे, तो कई चीजें यहाँ पे मिली हैं। पर जब नियोलिथिक दौर में दोस्तों रॉक कट श्राइन्स नहीं बनती, हमें कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है, और ना ही बुरजाहम और गुफकराल में मिला है। पर बुरजाहम और गुफकराल दोनों कश्मीर में है और नियोलिथिक एज के बहुत ही फेमस प्लेस हैं, ये मैंने जानकारी दी। और ये गलत है कि रॉक कट श्राइन्स है। चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों वेस्ट बंगाल में है और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत ही फेमस मौर्यन टाइम से, उसके बाद के दौर में भी, पर मौर्यन टाइम से बहुत ही फेमस टेराकोटा आर्ट का सेंटर है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये भी माना जाता है कि जो उस समय समुद्र के जरिए जो भी व्यापार होता था, उसके टाइम पे भी, उस समय भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रेडिंग सेंटर था, व्यवसायिक केंद्र था। और कंटिन्यूअसली मौर्यन पीरियड से 300 बीसी से, अराउंड 300 बीसी से लेकर आगे कंटिन्यूअसली यहाँ पर व्यापार होता रहा। इसके बहुत ही अवशेष मिले हैं, और करंटली ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ मौर्य पीरियड नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली शुंगा पीरियड और उसके बाद भी गुप्ता पीरियड, जो भी पीरियड आए उसके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अवशेष मिले हैं, और टेराकोटा आर्ट के बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी यहाँ मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर। दोस्तों गणेश्वर है राजस्थान में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक चैल्कोलिथिक साइट है, यानी कि यहाँ पर कॉपर सिविलाइजेशन, कॉपर का जब दौर था, सिविलाइजेशन कॉपर को बड़े मात्रा में यूज कर रही थी चाल्कोलिथिक पीरियड की। ये उसकी साइट है और सीकर में है, राजस्थान में है। और दोस्तों चाल्कोलिथिक साइट होगी, कॉपर यूज होगा, तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स तो मिलेंगे ही। तो ये ऑप्शन भी सही है। ये 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज द रॉन्ग ऑप्शन। व्हाई वी हैव सीन इट, तो आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements is correct? दोस्तों 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 बहुत ही फेमस कल्चरल साइट्स हैं, और उनके साथ पास में बहने वाली रिवर्स का नाम दे रखा है कि वो उनके जॉर्ज में है, उनके पास में वहां पर ये नदी बहती है या नहीं। तो आपने अगर ये कल्चरल साइट्स पढ़ी होंगी तो आपको ये भी देखना है, इस क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि वहां पे प्रोमिनेंट कोई फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर है या नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना है, वो कहाँ सिचुएटेड है कल्चरल साइट्स। तो दोस्तों नीचे से चालू करते हैं, 4th ऑप्शन से, अमरावती स्तूप। दोस्तों अमरावती स्तूप एक बहुत ही फेमस स्तूप था एंशियंट इंडिया में, और यहाँ पर आपको अगर याद हो तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी यहाँ से डेवलप हुआ।
ये बुद्धिज्म का बहुत ही फेमस सेंटर था दक्कन में, और यहाँ पे अमरावती स्तूपा के अवशेष मिले हैं। अमरावती स्तूपा करंटली उतनी अच्छी हालात में नहीं है जितना कि सांची के स्तूपा हमें मिले हैं। इनके कुछ रेलिंग्स मिली हैं, पैनल्स जो होते हैं रेलिंग के पैनल्स वो मिले हैं, और यहाँ से कुछ स्कल्पचर्स भी मिले हैं, पर करंटली ये बहुत ही अच्छी हालत में नहीं है। और यहाँ आप जाएंगे तो आपको स्तूप उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इस स्तूप ये कैसा दिखता है, ये सिर्फ रेलिंग्स में जो उसको बनाया गया है उसको देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप कभी नेशनल म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली में वहाँ जाएंगे, या फिर चेन्नई में जो म्यूजियम है वहाँ जाएंगे, तो आपको अमरावती स्तूपा से जो रेलिंग्स मिली हैं और जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनका एक बड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसका एक बड़ा कलेक्शन लंदन के म्यूजियम में भी है। तो इसमें ऑप्शन है, आगे कह रहा है लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर। दोस्तों ये गलत है, गोदावरी नहीं, यहाँ ये कृष्णा रिवर होना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। इसका टाइम पीरियड दोस्तों माना जाता है थर्ड सेंचुरी बीसी से माना जाता है, और ये यहाँ अमरावती स्कूल गुप्ता पीरियड के थोड़ा ऐसा माना जाता है कि थर्ड सेंचुरी एडी तक भी एक प्रोमिनेंट सेंटर था आर्ट का। यहाँ पे जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसने प्रोस्पर किया। तीसरा, पांडु लेना। दोस्तों लेना मराठी में होता है केव, मराठी में लेना मतलब केव होता है। तो ये कह रहा है पांडु केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। दोस्तों ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही फेमस साइट है। यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट केव्स हैं, और ये बहुत ही फेमस और पुरानी केव्स हैं। दोस्तों नर्मदा रिवर नहीं है, गोमई रिवर है, गोमई रिवर है। सेकंड ऑप्शन सांची स्तूपा। दोस्तों सांची स्तूपा हमने कई बार पढ़ा है, अलग अलग रेफरेंस में पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते समय, और हमने ये देखा था कि ये जो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास ये स्थित है। हमने ये भी देखा था, यहाँ हमने ये भी रिवाइज किया था कि यहाँ पे 3 मेन स्तूपा हैं। हमने ये भी रिवाइज किया था कि जो सबसे पुराना स्तूपा है वो अशोकन टाइम पीरियड का माना जाता है, जिसमें ऐसा बिलीव किया जाता है कि अशोका ने बुद्धा के रिलिक्स को रखवाया था। ये सब हमने देखा था, पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि शुरू में ये मिट्टी का और ईंटों का बना था, जिसको बाद में की अलग अलग टाइम पीरियड में सब्सिक्वेंटली इसको एनलार्ज किया गया, और इसमें अलग अलग चीजें जैसे ये पत्थर जोड़ा गया, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन है चंबल रिवर के जॉर्ज में है, ये गलत है, ये बेतवा रिवर पे है, बेतवा रिवर के जॉर्ज में। तो जब तीनों गलत है तो ए सही है, पर सही कैसे है वो देखते हैं। इन द जॉर्ज ऑफ द वगोरा रिवर। दोस्तों ये कैसा है मैं एक बार आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर इस तरह से है, तो ये रिवर जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी है, और यहाँ पे केव्स बनी हुई हैं, ये इस तरह से है, और ये रिवर है, तो इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा याद रखने के लिए फिगर मैंने बताया, थर्ड ये पहला ऑप्शन सही है। और जो मैंने अभी आपको रिवर्स बताई हैं जिनके नाम हम मैंने बताए हैं, आप उनको सही से याद कर लीजिए, हो सकता है फ्यूचर में वो सवाल पूछा जाए। फोर्थ, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो जब ये चाइल्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का इससे क्या लेना देना? ये 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर ये यूनेस्को रिलेटेड चीज है, जो कि सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। तो इसमें जो स्टेटमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट सही है, पर दूसरा पार्ट जो यूनिसेफ है वो गलत है, यूनेस्को इससे रिलेटेड है, तो ये गलत है। सेकंड, द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट सही है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश आज बना है वो पहले जब इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बने आफ्टर द पार्टीशन ऑफ अर्स्टवाइल इंडिया, तो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड थे पाकिस्तान के, उस ईस्टर्न एंड बाद में टूट के बांग्लादेश बना। और बांग्ला कल्चर, बांग्ला लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसके
जिसपे कुछ डिबेट थी, जिसपे कि कुछ विवाद था, और बांग्ला को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिलाना चाहते थे उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान, पर इस बात को वेस्टर्न पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट और रोचक बात है कि जो 21 फरवरी डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसका प्रपोजल, इसका इनिशिएटिव भी बांग्लादेश ने ही प्रपोज किया था, और उन्हीं के इनिशिएटिव पर ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और ये 21 फरवरी डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि इस ही दिन बांग्ला लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा वहां पे एक प्रोटेस्ट निकला था अगेंस्ट द उस टाइम का जो पाकिस्तान है, जो वेस्टर्न पाकिस्तान की पावर्स के, वेस्टर्न पाकिस्तान जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, उनके अगेंस्ट जो एक एजिटेशन निकला था, उसकी डेट 21 फरवरी थी। तो फर्स्ट गलत है दोस्तों, सेकंड सही है। हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का प्रपोजल बांग्लादेश ने ही दिया था और यूनेस्को ने के द्वारा मना डिक्लेयर किया गया है। फिफ्थ, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई। दोस्तों ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसमें ज्यादा बताने का कुछ नहीं है। ये तीनों ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। हल्बी को बस्तरी भी कहा जाता है। दोस्तों बस्तर कहाँ है? बस्तर है छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहां पर बस्तर एक एरिया है और ये वहां बोली जाती है ट्राइबल लोगों के द्वारा। तो हल्बी को बस्तरी भी कहा जाता है। हो और कुई भी एक बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। ये ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा ग्रुप है, ये उससे रिलेटेड है। और ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, एंड ईस्टर्न इंडिया। जैसे कि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में बोली जा रही है हो, और कुई जो झारखंड है, उड़ीसा है, उस एरिया में बोली जाती है। इसमें दोस्तों ये कुछ कुछ जो न्यूज में रहता है, या कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो बड़े ट्राइबल ग्रुप के द्वारा बोले जाते हैं, हमको वो भी पढ़ने हैं। ये उसी से रिलेटेड है। ये तीनों लैंग्वेजेस सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो इंडिया की है इस एरिया में, वो ये तीन लैंग्वेज यूज करती हैं। और हल्बी को दस्तरी भी कहा जाता है, बस्तरी भी कहा जाता है, हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे वाटर को लेके बहुत ही अच्छा सिस्टम था। पर ये जो जिस डिटेल्ड सिस्टम की बात कर रहा है, हमें वो देखना है इन 4 सिटीज में से कौन सा है। पहले हम ये देख लेते हैं नॉलेज के लिए कि 4 जो साइट्स हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, इंडियन स्टेट्स में है। दोस्तों राखी गढ़ी आपको पता है ये हरियाणा में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थी। प्रोटेक्शन को लेके इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको डाला भी है 5 साइट्स के साथ, इसका नाम आया था। और ये इंडिया में अभी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉन साइट है एरिया वाइज। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। रोपड़ दोस्तों पंजाब में है। और धोलावीरा गुजरात में कच्छ रीजन में है। तो ये तो हमने देख लिया। और इसका आंसर दोस्तों है धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा में बहुत ही एलोबरेट सिस्टम है जिसमें डैम्स का यूज किया गया है। और सिटी के अंदर मोर देन 10 रिजर्वॉयर्स हैं, 16 रिजर्वॉयर्स हैं, मोर देन 10 रिजर्वॉयर्स हैं। और सीरीज ऑफ डैम्स बनाए हैं ताकि जो नदी का पानी है उसको रिजर्वॉयर जो शहर के अंदर है वहां पे स्टोर किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों धोलावीरा में और भी फेमस बातें हैं। धोलावीरा क्यों फेमस है? धोलावीरा में देखो आपको दोस्तों पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिकोड नहीं करी है, डिसाइफर नहीं करी गई है, उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। पर उस स्क्रिप्ट जहाँ पे भी यूज हुई है उसके कोई रिटर्न एविडेंस मतलब बड़े फॉर्म में नहीं मिले हैं। मतलब ना तो कोई ऐसी चीज मिली है जहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रिप्चर लिखा, बहुत बड़ी उस स्क्रिप्ट का यूज किया हो। मतलब ना तो कोई इंस्क्रिप्शन है, ना कोई उस टाइम का जो किसी पेपर पे बहुत चीज लिखी हुई मिली है बहुत ज्यादा। तो जनरली ये जो स्क्रिप्ट है इसका यूज उन्होंने किया है। हमें इसके अवशेष मिलते हैं सील और सीलिंग्स, जो उनके सील्स होती हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर थोड़े छोटे 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 जो हमें उनके स्क्रिप्ट मिली हैं। धोलावीरा में खास यूनिक फीचर है कि धोलावीरा में एक जो एंट्री गेट है सिटी का, वहां पर
वहां से एक बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिसमें कि 10 सिंबल्स हैं, जिसमें कि एक के बाद एक 10 सिंबल्स बने हुए हैं, 10 सिंबल्स बने हुए हैं इस बोर्ड में। तो ऐसा माना जाता है कि ये बोर्ड जो एक गेट है, जो सिटी का एक गेट है, उसके ऊपर लगा हुआ होगा। जब मिला तब तो खैर जमीन पे था, पर वहां पे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको निकाला, उसकी साइज देख के और उसको, उसका जिस तरह से उसका आकार प्रकार था, उसको देख के उन्होंने ये सोचा कि ये जरूर वहाँ जो गेट है, उस दीवार जो उस साइड में गेट है उसके ऊपर लगा रहता होगा होगा और आने वालों को ये कुछ निर्देश देता होगा या कुछ जानकारी देता होगा। तो ये जो साइन बोर्ड है 10 सिंबल्स का, वो धोलावीरा से मिला है। फ्यूचर में अगर इस तरह का सवाल आए कि लॉन्गेस्ट जो रिटर्न पैटर्न है 10 वर्ड 10 सिंबल्स का साइन बोर्ड, बड़ा साइन बोर्ड, वो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से मिला है, तो उसका आंसर भी धोलावीरा है। हमने ये भी देख लिया ये चारों को किस किस स्टेट में है अभी, तो फ्यूचर के लिए हम ये भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। दोस्तों गुप्तास का डिक्लाइन हुआ 5th सेंचुरी एडी। तो ये कह रहा है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। हमने ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए देखा था कि हर्षा केम इनटू पावर इन 606 एडी और 6 ये कब तक पावर में रहे, 647 एडी, यानी 41 ईयर्स हर्षवर्धन पावर में रहे। तो ये बात कर रहा है। और गुप्तास दोस्तों 471 या 473 एडी तक दे वर इन पावर। द लास्ट जो फेमस किंग है स्कंद गुप्ता, जो गुप्ता के सबसे फेमस और पावरफुल किंग माने जाते हैं लास्ट इन द डायनेस्टी। हालांकि उनके बाद भी गुप्ता डायनेस्टी चलती रही, अलग अलग फॉर्म में चलती रही, अलग अलग नाम से चलती रही, पर जो लास्ट पावरफुल किंग है वो स्कंद गुप्त माने जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो मैंने लिखा है 4 से एंड जहाँ पे हुआ है उसके बाद 471 473 एडी के बाद ये माना जाता है कि गुप्ता पावर डिक्लाइन होने लगी। तो डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पावर से लेके राइज ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि हम देख सकते हैं अराउंड 130 ईयर की बात हो रही है। इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर। ये कह रहा है कि जो 130 ईयर्स की बात हो रही है, इस टाइम में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से किंगडम पावर हेल्ड कर रहे थे, पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे। अब ऑप्शन, सबसे पहले टाइम पीरियड देखिए दोस्तों, किसी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको टाइम पीरियड पता है मोटा मोटा भी, तो आप बहुत ही इजीली उस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं। तो भाई 6 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम एक नजर घुमाएंगे तो हमें कुछ चीजें बड़ी प्रोमिनेंटली दिख जाएंगी। जैसे कि ऑप्शन 5 द यादवास ऑफ देवागिरी। दोस्तों हमें पता है यादवास ऑफ देवागिरी को हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवागिरी के यादवों को हराया था, उसके बाद ही उसने थ्रोन कैप्चर किया था जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, उनकी हत्या करके। और बाद में इस सब उसको उसने यादवास ऑफ देवागिरी का जो किंगडम है उसको बाद में उन्होंने खिलजी रूल में मिला लिया था, खिलजी एम्पायर में मिला लिया था। तो ये बात हो रही है दोस्तों 13 सेंचुरी की। यादवास, सॉरी 14 सेंचुरी में खत्म किया था, 13 सेंचुरी के एंड में उसने उसको पावर कैप्चर के लिए यूज किया था। और इनका टाइम पीरियड है दोस्तों एंड ऑफ 12th सेंचुरी से अर्ली एंड ऑफ 12th सेंचुरी से अर्ली 14th सेंचुरी। तो ये तो जनरली हम सभी पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो हमें पता है कि ये इस टाइम पीरियड में 5th तो नहीं है। तो 5th तो नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम फिर देखेंगे तो पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ चुके हैं और जनरली सभी पढ़ते हैं जो हर्षवर्धन को पढ़ता है कि हर्षवर्धन की फैमिली थी पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर, और हर्षवर्धन के आने के पहले भी वो एक इंपॉर्टेंट रूलिंग क्लास थी, रूलिंग फैमिली थी। तो पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर हर्षवर्धन के पहले भी थी, तो इस टाइम पीरियड में ये है, ये एक्सेप्ट होए की जाएगी। तो थर्ड इज द राइट वन। अब मोखारीस ऑफ कन्नौज, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, हर्षवर्धन की बहन जो राज्यश्री थी, उसकी शादी मोखारीस, जो कन्नौज के मोखारीस थे, उन्हीं की फैमिली में हुई थी। और उनके हस्बैंड, जो राज्यश्री के हस्बैंड है, उनकी जब लड़ाई में मौत हो गई, उसके बाद ही हर्षवर्धन ने मोखारी किंगडम को भी पुष्यभूति किंगडम में मिलाया और अपनी कैपिटल थानेसर से कन्नौज शिफ्ट करी। ये भी हमें पता है। तो ये टाइम पीरियड भी सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन है परमारास ऑफ मालवा। दोस्तों परमारास ऑफ मालवा राजपूत है, और राजपूत किस टाइम पीरियड में नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें अर्ली मिडाइवल टाइम में। अर्ली मिडाइवल टाइम में राजपूतों का उद्भव माना जाता है, उसके पहले राजपूत वर्ड हमें नहीं सुनने को मिलता है हर्षा के टाइम तक। और ये इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 9th सेंचुरी से लेके 13th 14th सेंचुरी तक, परमारास ऑफ मालवा का। तो ये ऑप्शन गलत है, इस टाइम पीरियड को सेट नहीं हो रहा है। अब बचे दो, 1 और 6, द गुप्तास ऑफ मगधा। दोस्तों आपको कंफ्यूज हो सकता है कि डिक्लाइन ऑफ गुप्तास की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। नहीं दोस्तों, मैंने बोला गुप्ता पावर का डिक्लाइन हो गया था, पर जो मेन फैमिली चल रही थी उसके बाद भी एक गुप्ता फैमिली और आई जो मगधा में थी। हालांकि ये उन पहली जो गुप्ता फैमिली है, इंपीरियल गुप्ताज हैं, उनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी, पर इनका टाइटल भी गुप्तास ही था। तो ये टाइम पीरियड में गुप्ताज ऑफ मगधा भी एक पावर होल्डर थे। और अगर आपको याद हो तो जो मोखारीज ऑफ कन्नौज, इनसे जो लड़ाई हुई थी जिसमें शशांका ऑफ बंगाल भी लड़े थे, उसमें गुप्ताज और मगधा ने भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जिसमें मोखारी किंगडम के राजा की, राज्यश्री के हस्बैंड की डेथ हुई थी। ये भी ऑप्शन सही है। छठा ऑप्शन, द मेत्रकाज ऑफ वल्लभा। मित्रकाज ऑफ वल्लभी। दोस्तों वल्लभी क्यों फेमस है? वल्लभी इसलिए भी फेमस है क्योंकि वल्लभी में सेकंड जेना काउंसिल भी हुई थी, इसलिए भी वल्लभी फेमस है। वल्लभी वाज ए वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दोस टाइम, इसलिए भी वल्लभी फेमस है। और वल्लभी में जेना लिटरेचर को लेकर कई बहुत काम भी हुआ है, इसलिए भी वल्लभी फेमस है। ये गुजरात में है। ये ऑप्शन भी ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 476 एडी से लेकर 777 नहीं 475 एडी से लेके 776 एडी। तो दोस्तों टाइम पीरियड तो मैच कर रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन भी सही है। गलत क्यों है वो भी हमने डिटेल में देख लिया, सही क्यों है वो भी हमने डिटेल में देख लिया। इतनी डिटेल में देखने का कारण, इनमें से कुछ भी रिपीट होता है तो हमें आगे के ईयर्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यूपीएससी में मदद मिले। तो सही है 1 3 4 6। कहाँ है 1 3 4 6 बी। आगे बढ़ते। Question 8. With reference to the history of ancient India, which of the following statements are correct? दोस्तों इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें मिताक्षरा और दयाभागा की बात करी है। दोस्तों एंशियंट इंडिया में यज्ञवल्क्य, जिसको इस तरह जी की जगह जे भी लिखते हैं, यज्ञवल्क्य एक ट्रीट, ये एक बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक के ऊपर स्मृति है, ये स्मृति है, लो बुक है, और इसके ऊपर कमेंट्री की गई है, कमेंट्रीज की गई हैं। कमेंट्रीज मतलब ये जो स्मृति है, लो बुक है, इसकी विवेचना की गई है और इसमें कुछ एडिशन किया गया है। कमेंट्रीज जो की जाती है, किसी भी बुक की कमेंट्री होती है तो उसके बारे में ऑथर उसको सोर्स बना के, बेस बना के अपनी बात भी तो कहता है, तो उसको कमेंट्री कहते हैं। स्मृति मतलब लो बुक है, यज्ञवल्क्य की स्मृति है जिसपे कमेंट्रीज की गई हैं। इस पे जो सबसे दो फेमस कमेंट्रीज हैं वो हैं दोस्तों, सबसे पहली है मिताक्षारा और दूसरी है दयाभाग। ये दोनों इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि जब से ये लिखी गई हैं उसके बाद इनहेरिटेंस कैसे होगा किसी भी हिंदू फैमिली में, इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा, वो इन दोनों को देखकर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये अपने फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाती है। और जब ब्रिटिश इंडिया में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी लॉ बुक्स बनाई कि किस तरीके से सिविल लॉ होगा, इनहेरिटेंस कैसे दिया जाएगा, तो भी इन्हीं दो बुक को प्राइमरीली यूज किया गया इनहेरिटेंस डिसाइड करने के लिए हिंदू कम्युनिटी का। साथ ही जब भारत आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो भी इन्हीं बुक का सहारा लेके कुछ कुछ जो हिंदू इनहेरिटेंस लॉ बना उसमें भी इसका यूज किया गया। अब हम देखेंगे इनका टाइम पीरियड। दोस्तों मिताक्षारा जो है, मिताक्षारा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, और इनका टाइम पीरियड है 11 लेट 11 से अर्ली 12th सेंचुरी। विज्ञानेश्वर दोस्तों थे जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उनके कोर्ट में थे, वेस्टर्न चालुक्य के कोर्ट में थे विज्ञानेश्वर, और इन्होंने लिखी है मिताक्षरा। और दयाभाग लिखी है दोस्तों जिम्मुत वाहना ने, जिम्मुत
जिम्मुतवाहना ने। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिम्मुतवाहना विज्ञानेश्वर के बाद आए थे, क्योंकि दया भाग में हमें क्रिटिसिज्म मिलती है कुछ चीजों जो मिताक्षरा में लिखी गई हैं उसकी। तो जो चीज बाद में लिखी जाएगी वही तो पहली चीज की को क्रिटिसाइज कर पाएगी। और मिताक्षरा का टाइम पीरियड हमें पता है, क्योंकि ये वेस्टर्न चालुक्य जो टाइम पीरियड था उसमें लिखी गई थी, हमें उनका ऑथर भी पता है, टाइम पीरियड भी हमें पता है। तो दया भाग बाद में लिखी गई थी। जनरली ये भी माना जाता है कि दया भाग इज मोर लिबरल है, क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म भी है, बाद में भी है, और ऐसा माना जाता है कि जो मितक्षारा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कंजर्वेटिव है। ये मोटा मोटा हमने देखा, लो बुक्स थी जो उस टाइम की, उसकी कमेंट्री है, किसने करी है, क्या टाइम पीरियड है, हमने ये जनरल जानकारी देखी। अब ऑप्शंस देखते हैं और डिटेल में इन दोनों को देखते हैं। पहला, मितक्षारा वाज द सिविल लॉ फॉर, सिविल लॉ हमने भी बात करी, इनहेरिटेंस की लेके मेन बुक है, और लॉ बुक जो यज्ञवल्क्य क्या स्मृति है उसके बारे में कमेंट्री है। सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। इस तरह का कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड, इन द मितक्षारा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम द राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas in the Dayabhaga system it is only after the death of the father that the sons can claim the right to the property। दोस्तों ये यह कह रहा है कि मान लीजिए एक सन है, उसको इनहेरिटेंस कब मिलेगा इस बारे में बात हो रही है। मितक्षारा कहता है कि जब अगर पिता जिंदा भी हैं, पर जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ बच्चा इनहेरिटेंस ले सकता है, बच्चे के पास इनहेरिटेंस लेने का राइट है। आप जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़के के पास राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, साथ ही अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की। ये मितक्षारा कहता है सही बात है, पर दया भाग इस ओपिनियन को नहीं मानता। दया भाग का कहना है कि जब तक पिता जिंदा है बच्चे का उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, पिता का ही एंसेस्ट्रल एज वेल एज पर्सनल प्रॉपर्टी में पूरा राइट है, और पिता जीते जी क्या करे ये उनकी खुद की निज सहमति के ऊपर टिका हुआ है। पर अगर डेथ हो गई ही तो ही सन क्लेम कर सकता है इनहेरिटेंस। ये दया भाग कह रहा है, पर मितक्षारा का कहना है जैसे ही बेटे का जन्म हुआ ही बिकेम ए पार्टनर इन दैट इनहेरिटेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने देखा क्यों और मतलब भी थोड़ा समझा। ऑप्शन थर्ड, द मितक्षारा सिस्टम डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली। फिर ओनली आ गया है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया है, ऑफ ए फैमिली, whereas the Dayabhaga system deals with the matters related to the property held by both male and female members। हमने ये जरूर कहा था कि ज्यादा लिबरल है, माना जाता है मिताक्षारा से। मेल फीमेल यहाँ भी लिखा है, पर दोस्तों मिताक्षारा में मेल मेंबर्स की ही बात नहीं है। हाँ, मेल मेंबर्स को ज्यादा राइट दिए हुए हैं फीमेल मेंबर्स के कंपैरिजन में, पर सिर्फ मेल मेंबर्स की ही, यानी पुरुष जो मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, फीमेल्स को भी बात की गई है, पर राइट्स कंपैरेटिवली कम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया इस कारण से कि ओनली की बात की जा रही है। ऑप्शन 2 इज ओनली ऑप्शन। और हम एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं, हमने कहा था 1 क्यों गलत है, क्योंकि तो सीधा सीधा कह रहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन है बेस्ड ऑन कास्ट। तो उसके बाद भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, बी और डी। उससे हम ये जान सकते हैं कि सिर्फ एक, इन दोनों में से एक ही सही है। पर डिटेल हमने देख ली। दोस्तों थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसको देख के घबराना नहीं है कि अरे हमने तरह तरह की डिफरेंट बुक्स भी पढ़नी है जो एंशिएंट इंडिया या मिडाइवल इंडिया में लिखी गई हैं, कि उनका कंटेंट क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो इतनी डिटेल में आए हैं। आपको परेशान नहीं होना है एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन देख के। जो पहले आपको क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले वो करिए, इतने डिटेल में कोई क्वेश्चन आए तो देख के घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति हस्तिमाला क्षेमेश्वरा वर फेमस। दोस्तों ये तीनों अपने टाइम के बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, प्ले राइटर्स भी हैं, पोएम भी लिखी हैं। टाइम पीरियड देखते हैं, ये कश्मीर से हैं क्षेमेश्वर, इनका टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी। भावभूति, इनका टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी, और हस्तिमाला का टाइम पीरियड है 13th सेंचुरी। इन्होंने लिखा है कन्नड़ में, इन्होंने लिखा है संस्कृत में, और भावभूति ने भी लिखा है संस्कृत में। अगर फ्यूचर में कोई सवाल आए तो देखना है,
ठीक है दोस्तों, भावभूति ने लिखा है संस्कृत में, शेमेश्वर ने लिखा है संस्कृत में, हस्तिमाला ने लिखा है कन्नड़ा में। टाइम पीरियड है 13th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। ये प्ले राइटर्स हैं, प्ले भी लिखा है, पोएम भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैक्चुअल सवाल है, इसमें ज्यादा देखने का कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर न्यूनीज। दोस्तों ये 16th सेंचुरी के जूइश पुर्तगीज राइटर हैं। ये राइटिंग इनका मेन प्रोफेशन नहीं था, ये एक मर्चेंट थे, जगह जगह घूमते थे। किस चीज के मर्चेंट थे? हॉर्स मर्चेंट, हॉर्स मर्चेंट थे। दोस्तों आपको पता है इंडिया में ट्रेडिशनली हॉर्सेस जो होते हैं, जो कि उस टाइम वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, केवलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, पर इंडिया में अच्छे घोड़ों की ब्रीडिंग नहीं होती थी, अच्छे घोड़ों का यहाँ पैदा नहीं हो पाते थे क्लाइमेट की वजह से। इसलिए इंडियन किंग्स और इंडियन एम्पायर्स को बड़ी मात्रा में हॉर्सेस को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसलिए जो हॉर्स ट्रेडर्स थे, हॉर्स मर्चेंट्स थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था बाय द किंग्स एंड रॉयल जो कोर्ट होता है उनके द्वारा, क्योंकि दे यूज टू ब्रिंग हॉर्सेस इन ए बिग नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिलिट्री में और वॉर्स में। तो ये हॉर्स मर्चेंट थे, ये विजयनगरा एम्पायर में आए थे और ये विजयनगरा में रहे थे 1535 से, तो ये 3 साल रहे थे, 1535 से 1537, 3 साल ये रहे थे 1535 से 1537। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में उस टाइम पीरियड के बारे में लिखा है। उस टाइम पीरियड में दोस्तों किंग कौन थे? अच्युत देव राया। इनका टाइम पीरियड है 1529 से 1542। इनके जस्ट पहले कौन किंग था? एक बार मैंने बताया था टाइम पीरियड, आपको अगर याद रहता हो, ये याद हो तो, मैंने बताया था 1509 से 1529 और कहीं कहीं 30 लिखा आता है। मैंने कहा था सबसे फेमस किंग कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया जो कि विजयनगरा के सबसे फेमस किंग माने जाते हैं। उनका टाइम पीरियड है 1509 से 1529 या 30। और इनके जस्ट बाद आए थे अच्युत देव राया। उनके टाइम पीरियड में 3 साल 1535 से 1537 आए थे पुर्तगीज जूइश राइटर, जो कि एक पेशे से, अपने प्रोफेशन से हॉर्स मर्चेंट थे, न्यूनीज उनका नाम था। तो इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट दिया है विजयनगरा एम्पायर के बारे में। और सवाल पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर न्यूनीज, द वुमेन इन द विजयनगरा एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा है कि वुमेन क्या क्या रोल प्ले करती हैं, और लगभग इनके अकाउंट को देख के हमें लगता है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसमें वुमेन रोल प्ले नहीं कर रही थी। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई ऐसा जगह नहीं थी जहाँ पे वुमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही थी। यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि जो गार्ड्स थे वहाँ भी उस रोल में भी वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता था किंग के द्वारा। तो उन्होंने लिखा है कि जो रेसलर्स थे किंग के पास, उसमें फीमेल रेसलर भी थे। लिखा है एस्ट्रोलॉजी और सूट सेइंग भी फीमेल करा करती थी। और अकाउंटिंग के बारे में लिखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी फीमेल एम्प्लॉय थी और वो अकाउंट्स का काम भी देखती थी, सब लिखा है। और जैसा मैंने बताया कि महल में सेफ्टी के लिए जो गार्डिंग का काम थी, गार्ड भी महिलाएं थी। लगभग कोई ऐसा फील्ड उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसमें न्यूनीज ने नहीं लिखा कि महिलाएं एम्प्लॉय नहीं थी या महिलाएं एक महत्वपूर्ण रोल नहीं निभा रही थी। तो इसमें सब ऑप्शन सही है। बाकी हमने ये भी देख लिया न्यूनीज कौन थे, टाइम पीरियड क्या था, उस टाइम किंग कौन थे, उनके पहले किंग कौन थे, और अच्युत देवराया और कृष्ण देवराया एक के बाद एक विजयनगरा के किंग बने थे। ऑप्शन 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंदस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। दोस्तों आपको याद होगा तो एक जगह हमने डिस्कस किया था गन पाउडर के बारे में कि भाई उसमें अलग अलग स्टेटमेंट थे। तो एक स्टेटमेंट था कि बाबर वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। तो हमने उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को जब डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि गन पाउडर कहाँ से सबसे पहले, गन पाउडर सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि जो तुगलक रूलर है
फिरोज शाह तुगलक, ही वॉज वेरी फेंड ऑफ पायरोटेक्नी। उसी टाइम डिस्कस करते करते, बाबर को डिस्कस करते करते, उसकी उनकी प्रीवियस उनका लाइनेज को डिस्कस करते करते मैंने तिमूर और चंगेज खां का भी नाम लिया था। और चंगेज खां इंडिया में इल्तुतमिश के टाइम पे 1221 में इंदस रिवर तक आए थे, ये भी मैंने बताया था। तो ऑप्शन कह रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान रीच द इंदस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव फॉरेन प्रिंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में मैंने बताया था, ईयर भी बताया था। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है पूरा सही है। दूसरा, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंदस। उसी सवाल में जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने बताया था बाबर का, जब हम लाइनेज डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये भी बताया था कि तैमूर 1397-98 में दिल्ली आए थे और यहाँ पे उन्होंने लूटा था दिल्ली को। और उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि तुगलक रूलर कौन थे। और यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1326 से 1351। और मैंने बताया था कि इसके बाद आए थे 1357 से 1387-88, मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उसके पहले आए थे। टाइम पीरियड में देख लीजिए कितना अंतर है, गलत हो गया, टाइम पीरियड मिलाने से ही गलत हो गया। It was during the reign of Devaraya II, third option, Devaraya II of Vijayanagara Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Vasco da Gama reached the coast of Kerala. ईयर देवराया का ईयर है 1422 से 1446। वास्को डी गामा केरला आए थे 1498। सबको पता है, गलत हो गया, फर्स्ट ओनली। अब दोस्तों इसमें एक बात और देखने की है कि जो देवराया सेकंड है, ये अपनी डायनेस्टी के, जो संगम डायनेस्टी थी उसके सबसे फेमस रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। देवराया ने सेकंड जो देवराया थे, इनको ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही लार्ज नंबर में मुस्लिम आर्चर्स को भी, मुस्लिम धनुर्धरों को भी अपनी सेना में शामिल किया था। सेना में शामिल करने के लिए, उनको अपने साम्राज्य में बुलाने के लिए उन्होंने एक मॉस्क का निर्माण, एक मस्जिद का निर्माण भी, जो हम्पी सिटी कैपिटल है उसमें कराया था, ताकि उनको अपने धार्मिक आज़ादी मिले और वो आराम से जो उनसे डिजायर्ड है, उनसे जो काम लेना है, वो काम, वो सेवाएं विजयनगर आर्मीज को दे पाए। तो दो, और उस टाइम मैंने बहमनी किंगडम जब एक बार डिस्कस कर रहे थे, विजयनगरी किंगडम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि विजयनगर और बहमनी किंगडम का टाइम पीरियड क्या था। और हमने तो ये टाइम पीरियड में बहमनी किंगडम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको काउंटर करने के लिए देवराय ने ये काम, एक कदम उठाया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन क्वेश्चन 12, with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence of ascending order in terms of size? दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमें पता है मुगल टाइम में सूबे होते थे, सूबों के बाद सूबे बहुत सारे सरकार से बने होते थे और सरकार बहुत सारे परगना से बने होते थे। परगना दोस्तों ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, सरकार को डिस्ट्रिक्ट की तरह देखा जा सकता है करंट फेम में, और सूबा करंट स्टेट्स की तरह है। आपने मिडाइवल इंडिया की कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हो, तो जब मुगल टाइम को डिस्कस करते हैं तो उसमें बताया जाता है मुगल एम्पायर में बहुत सारे सूबे थे, सूबे के अंदर बहुत सारी सरकार थी, सरकार आज का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। और परगना ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। 13, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, निजामत ऑफ आरकोट। निजामत ऑफ आरकोट मतलब ये बात हो रहा है, ये कर्नाटक, जो कर्नाटिक वॉर्स हुई थी, ये कर्नाटिक एरिया की बात कर रहा है, जिसकी कैपिटल थी आरकट। निजामत ऑफ आरकट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। दोस्तों हैदराबाद स्टेट एज वेल एज कर्नाटिक स्टेट जो बाद में इमर्ज हुए, ये जो मुगल पीरियड था, मुगल जो एम्पायर था अपने जब पीक पे था औरंगजेब के अंडर, तो ये दोनों उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभिन्न अंग थे, इंटीग्रल पार्ट थे। बाद में जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ा, सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुई, सेंट्रल अथॉरिटी इन फार फेच जो आउटलाइंग एरिया है, ये एम्पायर से बहुत दूर थे, दिल्ली से बहुत दूर थे, तो यहाँ पर जो भी गवर्नर बना के भेजे गए, उन्होंने अपनी खुद को इस्टेब्लिश किया। हैदराबाद स्टेट भी उसी तरह से इमर्ज हुआ और निजामत ऑफ अरकोट भी उसी तरह से, उसी टाइम, आसपास के टाइम पीरियड में, अर्ली
अर्ली डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। तो हैदराबाद स्टेट से निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज नहीं हुई, बल्कि निजामत ऑफ आर्कोट और हैदराबाद स्टेट दोनों मुगल एम्पायर से इमर्ज हुए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। दोस्तों विजयनगरा एम्पायर हमने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था और नायका सिस्टम में बटा हुआ था। विभिन्न विभिन्न एरिया को डिफरेंट डिफरेंट नायकास कंट्रोल करते थे, जो कि रिपोर्ट करते थे विजयनगरा किंग को। तो मैसूर किंगडम भी एक वेसल स्टेट था विजयनगरा एम्पायर का। जब विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे उसका विघटन हुआ, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में देखा था कि तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी 1565 में, जिससे कि विजयनगर एम्पायर को धीरे धीरे पतन होता गया। उसके बाद मैसूर किंगडम जो वेसल स्टेट था वो इंडिपेंडेंस उसने 17th सेंचुरी में अपनी एग्जर्ट करी और धीरे धीरे बढ़ा और मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ विजयनगर एम्पायर से। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी, जिसको अब्दाली भी कहते हैं, दुर्रे दुर्रान, जिनको टाइटल भी दिया जाता है दुर्रे दुर्रान। मोतियों में सबसे चमकता हुआ मोती, दुर्रे दुर्रान। तो अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली के नाम से जिनको जाना जाता है, कहा जा रहा है रोहिलखंड किंगडम फॉर्म हुआ टेरिटरीज जो अहमद शाह अब्दाली ने ऑक्यूपाई करी थी। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने सिर्फ वेस्टर्न इंडिया की जो टेरिटरीज थी, जो पंजाब तक टेरिटरीज थी, जो बलूचिस्तान की टेरिटरीज थी, वो ऑक्यूपाई करी थी, ना कि नॉर्दर्न इंडिया की टेरिटरी ऑक्यूपाई करी थी। नॉर्दर्न इंडिया वो आता जरूर था, यहाँ से वो अपने सेना के लिए लूटपाट भी करता था, पर उन्होंने कभी भी नॉर्दर्न इंडिया में अपनी टेरिटरीज फिजिकली अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करा। उन्होंने अपने को सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही रखा। रोहिलखंड किंगडम भी उसी तरह जन्म हुआ जैसे कि निजामत ऑफ आर्कट और हैदराबाद स्टेट का हुआ, यानी कि मुगल एरिया का ये पार्ट था। बाद में जब मुगल सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुई तो रोहिलखंड किंगडम भी एक अफगान किंगडम जो था उसका इमरजेंस हुआ। ऑप्शन गलत हो गया। तो दुर्रे दुर्रान जो अहमद शाह दुर्रानी है उनसे रिलेटेड जो सवाल है, ऑप्शन है स्टेटमेंट है थर्ड, वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर ही देना था। ये भी देख लेना भाई कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है तो हमने करेक्ट लगाया है। क्वेश्चन 14, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। बात कर रहा है सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 1600 से लेके 1625 तक की बात कर रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं बनी थी, लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बनी थी। सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 16 ये सूरत कहाँ था, सूरत है गुजरात में, और ये तिरुचिरापल्ली और ये चीकाकोल इस टाइम पीरियड में जो है तमिलनाडु में है, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे ये फैक्ट्रीज नहीं आई थी। हम ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये मिल जाएगा। ऑप्शन वन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ज्यादा डिस्कशन का नहीं है, इसलिए इस पे समय नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश एक जगह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। दोस्तों टफ कहूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में इतनी डिटेल में जनरली किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। टफ सवाल है। ऑप्शन देखते हैं फिर सही ऑप्शन डिस्कस करें। पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। सेकेंड, पित्ताबी सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्रा रीजन फ्रॉम हेयर। C. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. Madam Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarters of the Theosophical Society first year. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते समय हमने कहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का फर्स्ट ऑफिस जो इंडिया में हेडक्वार्टर बना था वो था अडियार। अडियार जो कि उस टाइम मद्रास के आउटस्कर्ट्स में था। डिस्कस किया था जब एनी बेसेंट डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भाई डी तो गलत हो गया। अब तीन ऑप्शन है, अभी भी टफ है। इसका आंसर है सी। सी आंसर इसका सही है। बहुत ही टफ सवाल है, फैक्चुअल है, इसमें डिस्कस करने का ज्यादा कुछ नहीं है। सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों आप में से अगर कोई गोवा गया हो तो गोवा में एक बड़ा फेमस चर्च है, पणजी में है,
और वहाँ पे एक सेंट की ममीफाइड बॉडी रखी हुई है जो बड़ी ही फेमस है, और वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। टूरिस्ट एज ए अपने टूरिज्म के पर्पज से जाते हैं, और श्रद्धालु जो कि फेथफुल होते हैं वो वेनरेशन के पर्पज से जाते हैं, वो उनको देखने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, और उनकी ही याद में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है पणजी में हर साल। ये सवाल उन्हीं सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में है। आपने देखा होगा कई कॉलेजेस भी है और स्कूल्स भी हैं जेवियर के नाम से, तो ये उसी ट्रस्ट के कुछ उसी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे ही नाम रखे हुए हैं, और ये उन्हीं के बारे में बड़े ही फेमस सेंट हैं। और इनकी ममीफाइड बॉडी पणजी में एक चर्च में रखी हुई है। आप कभी जाएं पणजी तो जरूर देखिएगा, ममीफाइड बॉडी। तो पहला ऑप्शन, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेsuit ऑर्डर। सबसे पहले तो हम इनका टाइम पीरियड और कंट्री देखते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1506 में इनका बोर्न हुआ, और डेथ हुई 1552 में। ये स्पेनिश थे। ये कह रहा है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेsuit ऑर्डर, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे फाउंडिंग मेंबर, उनमें से एक ये सेंट फ्रांसिस जेवियर थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज आल्सो द फर्स्ट कैथोलिक मिशनरी जो गए थे जापान। सेंट फ्रांसिस जेवियर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, इस एरिया में इन्होंने कैथोलिक रिलीजन को फैलाने के लिए बहुत ही काम किया है, इसलिए इनकी बहुत ही ये फेमस है और इनको बहुत ही रिगार्ड किया जाता है कैथोलिक वर्ल्ड में। तो ये ऑप्शन सही है जो, और इसमें 7 को फाउंडर थे, उनमें से एक सेंट फ्रांसिस जेवियर थे। ऑप्शन 2, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। दोस्तों चर्च वहां पर है मैंने बताया, ममीफाइड बॉडी वहां पर है मैंने बताया, पर इनकी डेथ जो हुई थी वो गोवा में नहीं हुई थी। दोस्तों उस समय बाहरी लोगों का, आउटसाइडर का चाइना में घुसना बहुत ही मुश्किल था, और जैसा कि मैंने देखा ये जापान गए थे, साउथ ईस्ट एशिया गए थे, और इंडिया में भी गए थे। ये चाहते थे कि चाइना में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करें, वहां पे भी मिशनरीज एक्टिविटीज करें। इसी इच्छा में, इसी पशुपश में, इसी अपने कार्यक्रम के दौरान वो एक आइलैंड जो कि चाइना के बिल्कुल पास है वहां पर थे, और चाइना में घुसने की, चाइना में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। 1552 में इसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी। इनको सबसे पहले उसी आइलैंड में दफनाया गया था, बाद में सब्सिक्वेंटली इनकी बॉडी को एक्सह्यूम करके वहां से निकाल कर, खोद कर इनको सब्सिक्वेंटली गोवा में फाइनली एक जगह पे दफनाया गया, और उनकी ममीफाइड बॉडी वहां पर है। तो स्टेटमेंट थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, तो हमारे लिए गलत है। ऑप्शन 3, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया था हर ईयर होता है। फर्स्ट और थर्ड इज द राइट ऑप्शन। मैं इसको भी थोड़ा टफ सवाल मानूंगा क्योंकि जनरल बुक्स में हम इनको नहीं पढ़ते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वापस मोंटागू चेम्सफोर्ड। मोंटागू चेम्सफोर्ड मुझे याद भी नहीं हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, तो ये हमारे लिए इजी ही होगा, हम इसको देखते हैं। द मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21। दोस्तों जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, किसी में भी ऑल वोटिंग राइट सबको नहीं दिया गया। हर जगह प्रॉपर्टी जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी रेट, उसमें प्रॉपर्टी की क्वालिफिकेशन थी कि इतनी प्रॉपर्टी आपकी होगी तो ही आप वोटिंग दे पाओगे। तो वोटिंग राइट सबको नहीं दिए गए थे। इंडिया में सबसे पहले वोटिंग राइट अगर सबको मिले तो वो मिले 1951 के जनरल इलेक्शन में। उसके पहले वोटिंग राइट सब इंडियंस को अवेलेबल नहीं थे। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन द लेजिस्लेटर। बिल्कुल ठीक है, लेबरर्स को भी मिली थी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। 1935 की जो बात हो रही है, तो ये ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, लेबरर्स को भी मिली थी। 18 क्वेश्चन, 1935 का जो एक्ट है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बाद जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो एक वाइट पेपर आया था, उसके बाद फाइनली इस एक्ट को बनाया गया था 1935 के एक्ट को। ये जेनेसिस था।
क्वेश्चन 18 विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 डिस्कस कर चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कई बार, देखते हैं। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस 1939। क्यों करी थी, डिस्कस करा था एक बार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था उसके, और इंडियंस को बिना पूछे, इंडियन नेशनलिस्ट को बिना पूछे इंडिया को एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, इसलिए उस डिसीजन के अगेंस्ट में, उस डिसीजन के अगेंस्ट अपना विरोध प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया था। डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। पर हमने ये भी देखा था क्रिप्स मिशन का टाइम पीरियड मार्च अप्रैल मई था। उसके बाद क्रिप्स मिशन की जब बातें नहीं मानी, कांग्रेस को उनकी बातें पसंद नहीं आई, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया गया था। प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पीरियड गलत है, अगस्त की बात हो रही है। उसके अलावा हम देख भी चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन AICC ने पास किया। हमने ये भी देखा था 9 तारीख से चालू होने वाला था, रात को ही सब बड़े लीडर को पकड़ लिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। सीधा सीधा सवाल है, आगे बढ़ते। Who among the following is associated with Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? यूपीएससी को महात्मा गांधी और अंबेडकर बहुत पसंद हैं। उन्होंने क्या क्या न्यूज़पेपर एडिट करे, किस किस न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या लिखा, उनको कौन कौन सी बुक्स पसंद थी, क्या क्या बुक्स उन्होंने लिखी, किस किस से रिलेटेड रहे, वो कौन कौन सी पार्टी से रिलेटेड रहे, यूपीएससी को पसंद है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने। कब लिखा है? 1934। 1934 में वो यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल है पूना। यरवदा जेल ही वो जगह है जहाँ पे गांधी और अंबेडकर के बीच, मिस्टर गांधी और मिस्टर अंबेडकर के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था। जब रिजर्वेशन, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, तो उससे जो विवाद पैदा हुआ था उसको भी लेकर एक जो पैक्ट साइन हुआ था, गांधी अंबेडकर पैक्ट, वो भी यरवदा जेल में जब गांधी जी थे उसी टाइम की बात है। तो यरवदा जेल में सिर्फ पैक्ट ही साइन नहीं हुआ था, बुक भी लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 Who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune Female School? दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही ज़्यादा काम किया था फीमेल एजुकेशन में। हमने एक बार जब सत्य शोधक समाज से रिलेटेड एक सवाल किया था, एक क्वेश्चन किया था, तो हमने वहाँ ज्योतिराव फूले को डिस्कस किया था, उनकी वाइफ को भी डिस्कस किया था। और मैंने ये कहा था कि ज्योतिराव फूले और उनकी वाइफ दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फीमेल एजुकेशन में, और एजुकेशन ऑफ सो कॉल्ड, जो उस टाइम के वंचित वर्ग थे, जिनको हम सो कॉल्ड हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट या फिर जो OBC हैं, जो वंचित वर्ग थे, उनको लेकर काम किया था। हमने ये बात कही थी। तो और उसी तरह से हमने यहाँ ये भी बात करी थी, जहाँ तक मुझे याद है, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में वो काम कर रहे थे, या ना भी की हो, पर महाराष्ट्र में हमने देखा था कि काम ज्योतिराव फूले कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ। तो ये बात हो रही है बेथुन फीमेल स्कूल की, जो और सेक्रेटरी की तरह हिंदू फीमेल स्कूल जो बाद में नाम हुआ बेथुन फीमेल स्कूल, 1849 के आसपास की बात हो रही है। ऑप्शन है सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 21 इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेम्बर्ड एज। दोस्तों, हमने ये INA ट्रायल की बात हो रही है। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसके 3 लीडर्स को पकड़ के रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें एक फेमस ट्रायल चली थी, जिसका टाइम पीरियड था नवंबर 1945 से मई 1946। जब हम दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहां पे कहा था कि इंडियन नेवी में एक म्यूटिनी हुई थी फरवरी 1946 में। उसके जस्ट बाद अगले दिन ही 19 फेब को म्यूटिनी हुई थी, अगले दिन ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा करी थी। उसी दौरान ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी चल रहा था रेड फोर्ट में। ये केस चल रहा था 3 लीडर इंडियन नेशनल आर्मी के, आज़ाद हिंद फौज के
शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। तो ये इस ऑप्शन से आएगा ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जिसको लीड कर रहे थे, ये उनके लीडर थे, फेमस है बड़ी ये इवेंट। और ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पे ये हुई थी। दोस्तों ये यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन में अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमें अपना डाउट बताइए, हम उसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट में वहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।